नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट 3। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली 5 क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं। जो पार्ट 2 में क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन हम लास्ट में करेंगे। तो पहले आज का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखो, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। तो ये 4% से बढ़कर 5% का मतलब क्या है? अगर उसका देखो दलाली की दर, दलाली जो कमीशन उसका है 100 रुपये पर 4% का मतलब 4 रुपये उसको कमीशन मिलता था, लेकिन 4% से बढ़कर अब कितना हो गया है 5%। भाई 100 रुपये के अगर व्यापार होगा तो आज उसको कितने रुपए दलाली के मिलेंगे? 5 रुपये। लेकिन साथ में ये कह दिया कि 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहने का मतलब पहले उसको 4 रुपये मिलते थे तो आज भी उसको कितने मिलते हैं? 4 रुपये मिलते हैं। लेकिन दलाली 4% से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 5%। इसका मतलब एक हो सकता है, अगर उसका व्यापार जितना पहले होता था उतना ही आज होता है तो उसकी दलाली 4 रुपये से 5 रुपये मिल होगी डेफिनेटली। तो लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि दलाली तो अपरिवर्तित है उसकी, 4 रुपये पहले मिलते तो आज भी उसको 4 रुपये मिलते हैं। तो दलाली का प्रतिशत बढ़ने पर दलाली इतनी ही रहती है, इसका मतलब उसके व्यापार में कमी आई है। अब कितनी कमी आई है देखो, अब 4%, 100 का 4% 4 होगा। भाई कितने का 5%? अब कितने का 5% अब 4 रुपये होगा, उतना व्यापार होता है। ये मान के चलो 100 रुपये का व्यापार होता था तो उसको 4 रुपये मिलते थे। अगर 100 रुपये का दोबारा से व्यापार हुआ तो 5 रुपये मिलेंगे, लेकिन कितने मिल रहे हैं? 4। तो ये 5% दलाली है, 4 रुपये उसके व्यापार के हैं। तो 5% के हिसाब से 4 रुपये उसको दलाली कितने रुपए पर मिलेंगे? कितने रुपए का व्यापार होगा कि उसका हम 5% ज्ञात करें, जिससे कि हमारी दलाली या उसकी दलाली कितनी आ जाए? 4 रुपये आ जाए। तो हम इसको सोल्व करें कि x गुना 5/100 बराबर 4, तो कितना हो जाएगा? ये x बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पर x यानी व्यापार कितना होता है उसका? 80 रुपये होता है। पहले कितना होता था? 100 रुपये। 100 रुपये से 80 रुपये उसका व्यापार हो गया। कितना कम हो गया? 20। किसके ऊपर हुआ कम? 100 के ऊपर। तो कितने प्रतिशत कम हो गया? 20%। तो व्यापार में कितनी कमी आई बच्चों? 20% व्यापार में कमी आ गई। दूसरा देखो, दूसरे तरीके से हम डायरेक्ट इसको ये कर सकते थे कि पहले 100 रुपये का व्यापार होता है तो 4 रुपये दलाली के मिलते हैं। अगर उसका 100 रुपये का व्यापार होगा फिर 5 रुपये मिलेंगे दोबारा से, क्योंकि दलाली 4% से बढ़कर कितनी हो गई है? 5%। लेकिन 5 नहीं, उसको यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 4 ही मिल रहे हैं। 5 मिलने थे लेकिन मिल कितने रहे हैं? 4। तो कितनी कमी आ गई? 1 की। कितने के ऊपर कमी आई है? 5 के ऊपर। तो 1 जो है 5 का कितने प्रतिशत है? 20%। हम डायरेक्ट ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20%। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से कितना अधिक है? 40%। और बी सी से कितना कम है? 20% कम है। ये 40% अधिक है और यहाँ पर कितने प्रतिशत कम है? 20%। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ए बी से, ए जो है किसके ऊपर डिपेंड है? बी के ऊपर। और वहाँ पर बी सी से, बी किसके ऊपर डिपेंड है? सी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखो, मैं आज बताता हूँ आपको कि आप क्या करो। देखो, सी किसी पे भी डिपेंड नहीं है, तो ये मान के चलो कि सी जो है, सी का मान 100 है, 100 है, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। जैसे ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो सी का तो कुछ नहीं दिया इसमें, तो हम सी को क्या मान के चलें? 100 मान के चलें। सी की वैल्यू 100 मान ली, तो बी सी से कितने कम है? 20% कम है। तो अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पर साथ में क्या दे दिया? ए बी से 40% अधिक है, तो बी का 40%, बी कितना आ गया यहाँ पर? 80 आ गया। अगर सी 100 है तो बी कितना आ गया? 80। और 80 का 40% कितना हो जाएगा? तो 832, 32 जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 112। तो 80 का आप अलग से 40% कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 32। 32 ज़्यादा है किससे?
बी से 40% ज़्यादा है और 40% कितना माना है बी का, 40% 32 है, तो 32 ज़्यादा है बी से, तो कितना हो जाएगा, 32 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया है ए और सी का अनुपात कितना होगा। यदि ए 112 है, यहाँ पर सी कितना है, 100 है। तो देखो दोनों हैं क्या कॉमन है, 4 से इसको भाग करोगे, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 दूनी 8 25, ठीक। तो कितना हो जाएगा 28:25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 28:25। तो इस तरह के क्वेश्चनों में यहाँ पर डी तक भी दिया हो सकता था, डी फिर सी डी के ऊपर डिपेंड होता, तो हम आगे डी लिख लेते, फिर हम डी अगर किसी पे भी डिपेंड नहीं है तो उसको 100 मानते, फिर हम उल्टा चलते। तो इसको ए बी सी डी या पी क्यू आर एस इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है उसको 100 लिख के चलोगे और फिर आप उल्टा चलोगे इसमें, फिर रेशियो देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। कितना हिस्सा खर्च कर देता है, 75%। तो इसका मतलब 100 रुपये में से 75 उसने खर्च कर दिए और उसने बचाए कितने, 25 रुपये। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर उसकी आय पहले 100 रुपये थी, 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये पहले आए थी तो अब उसकी 120 रुपये आय होगी। और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। व्यय जो है उसका खर्च जो है वो 10% बढ़ जाता है। अगर उसकी आय पहले 100 रुपये है तो उसका 75% वो खर्च करता है, व्यय करता है, तो उसका 10% उसका व्यय बढ़ गया, तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 7.5, 7.5 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 82.5। तो देखो पहले के केस में क्या था, 100 रुपये उसकी आय थी, 75 खर्च करता था, 25 बचते थे। अब नए केस में क्या हो गया, 120 रुपये उसकी आय है तो 82.5 82.5 रुपये उसका व्यय है, उसका खर्च है, और बाकी क्या रह गया उसका 37.5 रुपये उसकी बचत आ गई। पहले उसकी बचत कितनी थी 25 रुपये, अब बचत कितनी है उसकी 37.5 रुपये। खर्चा पहले कितना था 75 रुपये, अब खर्चा कितना उसका 82.5 रुपये। तो अब देखो पूछा गया है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। भाई उसकी बचत में वृद्धि कितनी हो गई है। अब देखो पहले बचत कितनी थी 25 रुपये, अब कितनी है 37.5 रुपये। तो उसकी बचत में कितने रुपए की वृद्धि हो गई है 12.5 रुपये की। अब वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि किसके ऊपर हुई है, पहले तो उसकी बचत कितनी थी 25 रुपये, 25 रुपये से 37.5 रुपये बचत होगी, इसका मतलब 12.5 रुपये उसकी बचत बढ़ गई है। लेकिन पहले कितनी थी 25%, तो 25% आप सोल्व करोगे तो 12.5 तो 12.5, 12.5 दूनी 25, 1/2, इसको प्रतिशत में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 50%। तो उसकी आय जो है कितने प्रतिशत वृद्धि बढ़ गई है, कितनी वृद्धि हो गई है 50%। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 50%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, एक बेईमान दुकानदार कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब अगर वो बताता है कि भाई मैं ये कपड़ा 100 रुपये का लेके आया हूँ और आपको 100 रुपये में दे रहा हूँ, यही हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या गया, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। अब कस्टमर को नहीं पता कि उसको वो 90 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा है, वो सोच रहा है कि 100 सेंटीमीटर ही कपड़ा उसको मिल रहा है, और साथ में वो बता देता है कि ये मान के चले हम, वो कहता है कि 100 रुपये का 100 सेंटीमीटर लेके आया हूँ मैं और 100 रुपये का 100 सेंटीमीटर आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो कस्टमर को वो कितना दे रहा है 90 सेंटीमीटर दे रहा है, और वो 90 सेंटीमीटर जो है कितना बता कर दे रहा है भाई 100 सेंटीमीटर बता कर दे रहा है, 100 सेंटीमीटर बता कर दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो कितना है वो 90 सेंटीमीटर है। अब जब दुकानदार ने उसको 90 सेंटीमीटर कपड़ा दिया, अब दुकानदार ने दिया कितना है 90 सेंटीमीटर, दिया कितना है 90 सेंटीमीटर। कस्टमर क्या सोच रहा है कि हाँ ये 100 सेंटीमीटर है, और दुकानदार ने ये बोल दिया कि भाई ये 100 सेंटीमीटर है और मैं 100 रुपये का लेके आया हूँ। कितने रुपए का लेके आया हूँ 100 रुपये का, लेकिन दुकानदार ने कस्टमर को दिया तो कितना है 90 सेंटीमीटर दिया है। अब बताया क्या है कि 100 सेंटीमीटर 100 रुपये का लेके आया हूँ, लेकिन दुकानदार ने कस्टमर को दिया कितना 90 सेंटीमीटर। तो दुकानदार के जेब से 90 सेंटीमीटर पर कितने रुपए लगे होंगे 90 रुपये लगे होंगे, और कस्टमर को बताया उसने 100 सेंटीमीटर और बता दिया 100 सेंटीमीटर ये कितने रुपए का लेके आया हूँ कि 100 रुपये का लेके आया हूँ।
तो 100 रुपये कस्टमर से ले लिए और साथ में ये बोल दिया कि मैं तो आपको क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूँ ये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो हमें पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई वो 90 सेंटीमीटर, अगर मान के चले भाई 90 रुपये का आया था, या 100 सेंटीमीटर 100 रुपये का आया था, तो 90 सेंटीमीटर 90 रुपये का आया। उस 90 रुपये के कपड़े को उसने कितने रुपये में बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। अंडरस्टूड। तो अब देखो कितने रुपए की उसको बचत होगी है? 10 रुपये की। कितने रुपए जेब से लगे हैं उसको? 90 रुपये। 90 रुपये देखो उसका क्रय मूल्य था, उसने खरीदा था 90 रुपये में और बेच कितने में दिया? 100 रुपये में। तो 90 का जो 10 रुपये उसको बचे हैं वो कितने प्रतिशत है? 10, 11 से ही 1/9%। तो उसका लाभ कितना आ गया? 11 से ही 1/9%। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, यानी 6 वस्तु कितने रुपए की खरीदी है? 5 रुपये की खरीदी है ये, यानी कौन सा मूल्य है ये? क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य है। तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई। भाई अब 6 रुपये में कितनी बेच दी? 5 बेच दी। अब बेची है तो ये विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य तो हो गया 6 वस्तुओं का 5 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 5 वस्तुओं का 6 रुपये। अब उन्होंने पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बार यहाँ पर लिखा होता लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे कि देखो यहाँ तो क्वेश्चन में क्लियरली पता चलेगा कि लाभ हो रहा है। अब लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है यहाँ पर देखेंगे। हम क्या करेंगे, ये वस्तु है, वस्तुओं की संख्या को इक्वल कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ देखो 6 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। वस्तुओं की संख्या इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहाँ 6 वस्तु हैं, 6 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 5 रुपये है। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से का कितना हो जाएगा? 30 वस्तु। 30 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? भाई 6 वस्तुओं का मूल्य 5 रुपये है, तो 30 वस्तु जो है 6 का कितने गुना? 5 गुना। तो मूल्य भी कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो 30 वस्तुओं का मूल्य होगा 25 रुपये। अब ये 5 वस्तुओं का मूल्य कितने रुपए था? 6 रुपये। लेकिन वस्तु तो कितनी बना ली हमने यहाँ पर? तो 30। यहाँ भी 30 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। मूल्य भी कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। तो कितने रुपये होगा? 36 रुपये। तो 30 वस्तुएं खरीदी, 30 वस्तुएं बेच दी। हमने इक्वल कर लिया अपनी सुविधा के लिए कि हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए इसलिए। तो यहाँ पर 25 रुपये की वस्तु कितने में बेचती है? 36 रुपये में। तो उसको कितना लाभ हो गया है? 11 रुपये लाभ हो गया। और लाभ जो होता है वो किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रुपये है? 25 रुपये। तो 11 रुपये जो लाभ के हों 25 रुपये के ऊपर हुए। तो 25 रुपये का 11 रुपये कितने प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? 11 चौक 44%। तो लाभ कितना आ गया है यहाँ पर? 44%। जब भी वस्तुओं की संख्या अलग अलग दे रखी हो और उनका मूल्य दिया हो, लाभ या हानि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हो, तो आप क्या करोगे? वस्तुओं की संख्या बराबर कर लोगे। वस्तुओं की संख्या को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसी प्रकार आप मूल्य को भी देख लोगे। जैसे यहाँ वस्तुओं की संख्या को 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मूल्य को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ मूल्य को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपना क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। और यहाँ पर हमने उसका प्रॉफिट देखा। भाई 25 रुपये की वस्तु अगर कम में बिक्री होती तो हानि होती, वहाँ पर ज़्यादा में बिक रही है तो उसको लाभ हो गया। और लाभ कितने रुपए हुआ? 11 रुपये। लाभ किसके ऊपर होता है? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? कितना आ गया यहाँ पर? 25 रुपये। 25 रुपये पर 11 रुपये लाभ हो गया। इसका मतलब उसको कितने प्रतिशत लाभ हो गया? 44%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो और आप के समझ भी आ रहे हैं। तो अब हम जो पार्ट 2 में क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके लिए कौन सा क्या क्वेश्चन दिया था पार्ट 2 में? 4% 5% का कितने प्रतिशत है? 4% 5% का कितने प्रतिशत है? अब देखो 4% हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 4% किसका पूछा है? 5% का। जिसके साथ का है उसको डिवाइड में रखेंगे। 5% का कितने प्रतिशत है? आप ऐसे कर सकते थे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता और 5 से भाग करते हैं, यहाँ पर कितने प्रतिशत आ जाता? 80% आपका आंसर आ जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4% की वैल्यू जो है इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, 4/100 लिख सकते हो। और 5% को आप क्या लिख सकते हो? 5/100 लिख सकते हो। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो
कि 4/100 5/100 का कितने प्रतिशत है। आप यहाँ से भी सोल्व करते तो यहाँ भी कितना आता आपका 80%। 100 से 100 कट जाता और 5 से भाग करते तो 20 होके 80 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। या फिर 4% को आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलते तो 4 से काटते इसको तो कितना आता 125। और 5% को आप क्या लिखते 5/100 लिखते तो कितना हो जाता 1/20। तो यहाँ पर 4% पूछा किसका 5% का, मतलब 1/25 पूछा है 1/20 का कितने प्रतिशत है। तो आप इसको भी सोल्व कर सकते थे कि 1/25 बटे में 1/20 गुणा में 100%। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते थे इसको। ठीक है, आप ये पलट जाएगा 1/25 गुणा 20/1 गुणा 100%। तो इसको भी आप सोल्व करते तो आपका आंसर कितना आता 80%। तो कल के क्वेश्चन का आंसर है 80%। अब जो एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी देख सको। तो आज के लिए इतना ही, कल पार्ट 4 के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।